ओम प्रकाश जी ऊपर छत पर चारपाई पर लेटे हुए हैं। आसमान की तरफ देखते हुए अपनी पत्नी विमला जी को याद कर रहे हैं। कुछ समय पहले जब वह अपनी पत्नी के साथ रोज शाम को छत पर घूमते थे, दोनों एक दूसरे से अपने सुख दुख की बतलाते थे। लेकिन एक दिन विमला जी सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई। अस्पताल ले जाने तक का भी समय नहीं दिया, वहीं के वहीं उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। पत्नी के जाते ही बुढ़ापे में ओम प्रकाश जी बिल्कुल अकेले हो गए। उनके अंदर का अकेलापन और बेटे बहू का दुर्व्यवहार उन्हें धीरे धीरे निगल रहा था, क्योंकि जब से रिटायर हुए हैं घर में ही पड़े रहते हैं और बेटे बहू की खरी खोटी सुनते हैं। जब उनकी पत्नी थी तब वह बिल्कुल चुस्त दुरुस्त थे, क्योंकि विमला जी हर समय उनका ख्याल रखती थी। लेकिन पत्नी के जाने के बाद जीवन बोझ बन गया। घर के हर एक कोने में उन्हें अपनी पत्नी की परछाई दिखाई देती है और वह उनको याद करके फूट फूट कर रोने लगते हैं। पत्नी के जाने के बाद वह खुद भी बीमार से रहने लगे थे, क्योंकि अब उनकी देख रेख करने वाला घर में कोई नहीं था। कहने को तो बेटा और बहू दोनों हैं, लेकिन अब इस बुढ़ापे में बेटे बहू को बूढ़ा पिता बोझ लगता है। ओम प्रकाश जी अपनी पत्नी की यादों में खोए हुए थे कि अचानक से पोते ने ओम प्रकाश जी के चेहरे पर हाथ लगाते हुए दादाजी कहा। ओम प्रकाश जी अपनी चारपाई से उठकर बैठ गए। दादाजी नीचे चलिए, खाना बन गया है, मम्मी ने बुलाया है। आज तो मम्मी ने पनीर की सब्जी बनाई है। पोते ने जैसे ही पनीर की सब्जी का जिक्र किया तो ओम प्रकाश जी की आंखों में चमक आ गई। बहुत दिन से उनका कुछ चटपटा खाने को भी मन कर रहा था। वह खाना खाने के लिए नीचे चले आए। जब वे नीचे पहुंचे तो उनका बेटा रमन खाना खा रहा था। बेटे की थाली में पनीर की सब्जी, चावल, रायता, सलाद, अचार सब था। वहीं ओम प्रकाश जी की थाली में 2 बिना घी चुपड़ी रोटी और आलू की सब्जी भी ऐसी कि जैसे पानी में आलू घोल कर रख दिए हो। बेटा तो खाना खाकर उठकर अपने कमरे में चला गया। ओम प्रकाश जी अपनी थाली को गौर से देखने लगे और फिर बहू से बोले, बहू, यह सब्जी तो रात की है, रात भी मैंने इसी से रोटी खाई थी। रात खाई थी तो अब कौन सी आफत आ गई? पूरी रात तो फ्रिज में रखी रही है। और वैसे भी खाने के समय इस तरह चिक चिक मत करा करो। दूसरों के घर जाकर देखो, घर में बैठे बूढ़े लोगों को रोटी भी नहीं मिलती, कम से कम आपको रोटी तो मिल रही है। कहकर नीलिमा मुंह बनाते हुए रसोई में चली गई। रसोई में भी उसका बड़बड़ाना अभी भी चालू था। एक तो सारा दिन घर में ठाली बैठे रहते हैं, ऊपर से एक सब्जी भी ताजी चाहिए। बहू की ऐसी जली कटी बातें ओम प्रकाश जी के सीने को चीरते हुए चली गई, लेकिन वह चुप रहे। उन्होंने बहू को कोई जवाब न दिया और उठकर अपने कमरे में आ गए। अगले दिन बेटा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। ओम प्रकाश जी अपने बेटे से बोले, बेटा, सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है? अभी तक तेरी बहन पूजा का सिंदारा नहीं गया है। बाबूजी, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए अब की बार मैं नहीं जा पाऊंगा। बेटा, तेरे पास समय नहीं है तो बहू से बोल दे, जरा सामान तैयार कर देगी। मुझे किसी काम से उधर को ही निकलना है तो मैं ही देते हुए चला जाऊंगा। बाबूजी, यह बातें आप बाद में भी तो कर सकते हैं। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और आप सुबह सुबह खर्चे की बातें लेकर बैठ गए। हटिए यहाँ से, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, कहकर बेटा ऑफिस के लिए निकल गया। बेटे की बातें सुनकर ओम प्रकाश जी को बहुत बुरा लगा। एक ही बेटी है और उसका भी शगुन कभी समय पर नहीं जाता। जब विमला थी तो समय से पहले ही बेटी के ससुराल हर त्योहार पर शगुन भेज दिया करती थी, लेकिन उसके जाने के बाद बेटे बहू ने ना तो बेटी को कभी ढंग से 30 त्योहार पर बुलाया है और ना ही कभी समय पर शगुन भेजा है। ओम प्रकाश जी यह सब सोच ही रहे थे कि तभी बहू बोली, बाबूजी, ये तो वैसे ही काम के बोझ में इतना परेशान रहते हैं, ऊपर से आप भी खर्चे बताकर इन्हें परेशान करते रहते हैं। अरे इस बार सिंधारा नहीं जाएगा तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ओम प्रकाश जी बहू की बातें चुपचाप सुनते रहे। वह जानबूझकर बहू के मुंह नहीं लगना चाहते थे, इसलिए चुपचाप बाहर को निकल गए। बेटे बहू के इस बर्ताव से ओम प्रकाश जी बहुत परेशान थे, इसलिए वह ज़्यादातर घर से बाहर रहने लगे। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो ओम प्रकाश जी ने बेटे से कहा,
बेटा, कल का रक्षाबंधन है, क्या तूने अपनी बहन से फ़ोन पर बात की, उसे आने के लिए कहा? ओम प्रकाश जी ने बेटे से बड़े ही प्यार से पूछा। रमन बोला, बाबूजी, इस बार हाथ बहुत टाइट चल रहा है। इस बार रोहन का एडमिशन भी महंगे स्कूल में कराया है। बजट पूरी तरह से खराब है, इसलिए मैंने पूजा को फ़ोन नहीं किया। और वैसे भी मैं नीलिमा को लेकर रक्षाबंधन पर उसके मायके जाऊंगा। फिर हम लोग यहाँ नहीं होंगे तो वो यहाँ आकर क्या करेगी, किसको राखी बांधेगी? ये सुनकर ओम प्रकाश जी को बड़ी हैरानी हुई। क्यों बेटा, मेरी बेटी के आ जाने से तुझ पर इतना बोझ बढ़ जाएगा क्या? अरे वह तो तुम लोगों से वैसे भी कुछ नहीं लेकर जाती, उल्टा जब आती है तो दुगना खर्चा करके जाती है। तुम्हारी माँ क्या इस दुनिया से गई? तुमने मेरी बेटी को 30 त्योहारों पर भी बुलाना बंद कर दिया। बेटा, अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मेरी पेंशन आती है। अगर तुम लोगों को मेरी बेटी इतनी ही भारी हो गई है तो इस महीने से मेरी पेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से मैं अपनी पेंशन अपने पास रखूँगा। बाबूजी, आप अपनी पेंशन देकर हम पर कोई एहसान नहीं करते। आपका घर में रहने खाने का खर्चा और आपकी दवाइयों का खर्चा मुफ्त में नहीं होता, पैसा खर्च होता है इन सब में। रमन बाबूजी से अकड़कर बोला। अच्छा, कौन से घर की बात कर रहे हो बेटा? यह घर मेरा है। तुम कब से इस घर के मालिक हो गए जो मुझे मेरे ही घर में रहने का खर्चा और खाने का खर्चा गिना रहे हो? अरे अपने घर में रहता हूँ मैं, तुम्हारे घर में नहीं। और रही खाने की बात तो अपनी पत्नी से पूछ, क्या देती है वह मुझे खाने में? वही रात की सब्जी और 2 सूखी रोटी मेरे आगे लाकर पटक देती है, मानो मुझ पर एहसान एहसान कर रहे हो तुम लोग। बेटे, जिस ऑफिस में एसी के सामने बैठकर ठंडी ठंडी हवा खाता है ना तू, वह भी मेरे पैसों का बनाया हुआ है। अपने रिटायरमेंट का एक एक पैसा मैंने उस ऑफिस को बनाने में झोंक दिया था। तो बता, तेरा क्या है यहाँ जो तू और तेरी पत्नी इतने उछल रहे हो? अरे उस दिन मैंने बेटी का सिंधारा देने के लिए कहा तो तुम दोनों पति पत्नी ने खर्चा बताकर फट से मना कर दिया। मेरी बेटी का शगुन नहीं पहुंचाया, मैं चुप रहा। और आज जब त्योहार पर बुलाने के लिए कहा तो तेरा बजट खराब हो गया। बेशरम, बहन के लिए तो तेरा हाथ टाइट हो जाता है, लेकिन अपने ससुराल वालों पर खर्च करने में ना तो तेरा हाथ टाइट होता है और ना ही तेरा बजट खराब होता है। वहाँ जाने के लिए तो तेरे पास समय ही समय होता है। वहाँ तो तू जब भी जाता है भर भर कर सामान ले जाता है, अपने ससुराल वालों पर खूब पैसा लुटाता है, लेकिन बहन के लिए तेरे पास कुछ नहीं है। देखा अपने बाबूजी को, वो तो मैं 2 ही रोटी देती हूँ खाने के लिए, वह भी बिना घी चुपड़ी। जब बुढ़ापे में इतनी जान आ रही है इनके शरीर में कि एक सांस जुबान चल रही है इनकी, अगर भर पेट खाने को मिल जाता तो ना जाने क्या करते। नीलिमा आंखों को मटकाते हुए बोली, बहू ज़्यादा उछल मत कर, तो मैं अभी भी बहुत कुछ सकता हूँ। ओम प्रकाश जी बहू की तरफ घूरते हुए बोले और अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी से प्रॉपर्टी के कागजात निकाल कर बाहर ले आए और फ़ोन पर वकील से बात करते हुए घर से बाहर जाने लगे। अपने बाबूजी के हाथों में कुछ पेपर्स और वकील का नाम सुनकर रमन के होश उड़ गए। जल्दी से भागकर अपने बाबूजी के आगे खड़ा हो गया। बाबूजी, यह पेपर्स लेकर कहाँ जा रहे हो और वकील से क्यों बात कर रहे हो? रमन ने घबराते हुए पूछा। यह सब देखकर अब तो बहू के भी पसीने छूट रहे थे। ओम प्रकाश जी बेटे से नज़रें मिलाते हुए बोले, बेटे, मैं चुप रहा तो तुमने मेरी चुप्पी का फ़ायदा उठा लिया। इस घर के मालिक बन गए तुम दोनों। तुमने सोचा यह बुढ़ा तो पागल है, कुछ नहीं कहता, चुपचाप सब कुछ सुनता रहता है, इसके बस की अब कुछ नहीं है। इसके साथ कैसा ही व्यवहार करो और कैसा ही खाने को दो, जैसा तुम चाहोगे वैसा इस घर में होगा। जैसे कि मैं तो इस घर का नौकर हूँ और तुम दोनों इस घर के मालिक। तो बेटा, तुम दोनों ने मुझे कमज़ोर समझने की और अपने आप को इस घर का मालिक समझने की बहुत बड़ी भूल कर दी। अभी मेरा सीधा साधा रूप देखा तुमने, लेकिन अब मेरा भयंकर रूप भी देखोगे। मेरे ही घर में रहकर मुझे ही आंखें दिखाई तूने और तेरी पत्नी ने। तो बेटा, अब तो सबक सिखा कर रहूँगा तुम्हें। ओम प्रकाश जी क्रोधित होते हुए बोले, मैंने सोच लिया है, अब मैं वकील के पास जाकर अपनी वसीयत तैयार कराऊंगा।
जिसमें मैं अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अपनी बेटी के नाम करूँगा और आधे हिस्से में से एक हिस्सा मेरा और एक मेरे पोते के नाम करूँगा। वो भी उसे 18 साल होने के बाद मिलेगा। तुम दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा। और हाँ, जल्द से जल्द अपनी कोई जॉब और रहने के लिए कोई कमरा ढूंढ ले। अब इस घर में तुम लोगों के लिए जगह नहीं है और उस ऑफिस में एक एक ईंट मेरे पैसों की लगी है, इसलिए उसे अब मैं किराए पर दूंगा। अब तुझे उस ऑफिस में बैठने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ओम प्रकाश जी अपना फैसला सुनाते जा रहे थे, सुनकर बेटे बहू की हालत खराब होती जा रही थी। आज पिता का आखिरी फैसला सुनकर बेटे बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। ओम प्रकाश जी कागजात लेकर वकील के पास पहुंच गए। दोनों ने पिता से माफ़ी मांगी, उन्हें खूब रोकने की कोशिश की। दोनों ने खूब हाथ पैर जोड़े, लेकिन आज ओम प्रकाश जी ने बेटे बहू की एक न सुनी और वकील के पास जाकर अपने कहे अनुसार वसीयत तैयार करा दी। तो दोस्तों, ओम प्रकाश जी ने बेटे और बहू को आज ऐसा नज़ारा दिखाया कि दोनों पिता को देखते रह गए। तो दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताइए कि ओम प्रकाश जी ने सही किया या गलत।